ये कहानी भी एक विवाहित महिला की अकेलेपन, एक अनचाहे रिश्ते की घुटन और एक अजनबी के साथ जुड़ने वाले रूहानी रिश्तों पर आधारित है। कहानी का शीर्षक है खामोश धागे, एक अधूरी दास्तां। सोने का पिंजरा। घड़ी की टिक टिक रात के सन्नाटे में हथौड़े की तरह बज रही थी। रात के 11 बज चुके थे और मैं सुमेधा डाइनिंग टेबल पर खाना सजाए बैठी थी। ये मेरा रोज का नियम था। मेरा नाम सुमेधा है, उम्र 34 साल, दिखने में सब कुछ परिपूर्ण। पति आलोक शहर के एक बड़े आर्किटेक्ट हैं। बड़ा घर, नौकर चाकर, गाड़ियाँ। समाज की नज़र में मैं एक किस्मत वाली औरत थी, लेकिन उस किस्मत के अंदर का खोखलापन सिर्फ मैं जानती थी, या शायद इस घर की दीवारें। दरवाज़ा खुला, आलोक अंदर आए, हाथ में फ़ोन, कानों पर ब्लूटूथ। उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बस इशारा किया कि पानी लाओ। मैंने चुपचाप पानी का गिलास बढ़ाया। खाना लगा दूं? मैंने पूछा। बस इतना ही जवाब मिला। आलोक बुरे इंसान नहीं थे। उन्होंने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, कभी गालियां नहीं दी, लेकिन उन्होंने कभी मुझे चाहा भी नहीं। हमारी शादी को 8 साल हो चुके थे। इन 8 सालों में हम पति पत्नी कम और एक घर में रहने वाले 2 रूममेट्स ज़्यादा बन गए थे। बिस्तर पर भी हमारा मिलन सिर्फ एक शारीरिक ज़रूरत थी, जिसमें न कोई एहसास था, न प्रेम की बातें और न ही रूह का जुड़ाव। वो अपना काम पूरा करते और करवट लेकर सो जाते। मैं घंटों छत को घूरते हुए अपनी प्यास, अपने आंसुओं को पीकर रह जाती। मेरे अंदर एक औरत थी जो मर रही थी। उसे गहने नहीं चाहिए थे, उसे बस कोई ऐसा चाहिए था जो पूछे, सुमेधा, आज तुम उदास क्यों हो? एक नई शुरुआत। मेरी घुटन जब बर्दाश्त से बाहर होने लगी तो मैंने अपने पुराने शौक की तरफ लौटने का फैसला किया। मुझे पेंटिंग का शौक था। शादी के बाद सब छूट गया था। मैंने शहर के एक आर्ट स्कूल में दाखिला ले लिया, जहां शाम को हॉबी क्लासेस होती थी। आलोक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बस इतना कहा, ठीक है, पर घर के कामों में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आर्ट स्कूल एक पुरानी हवेली में चलता था। वहां की हवा में ही एक अलग सुकून था। रंगों की खुशबू ने मुझे जैसे फिर से सांस लेना सिखाया। वहीं मेरी मुलाकात विराज से हुई। विराज हमारे पेंटिंग इंस्ट्रक्टर थे। उम्र करीब 38-40 साल, आंखों में एक गहरा ठहराव और चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान। वो बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो लगता था जैसे हर शब्द तौल कर कह रहे हों। उनका तरीका बाकी लोगों से अलग था। वो सिर्फ कैनवस पर रंग भरना नहीं सिखाते थे, वो भावनाओं को उकेरना सिखाते थे। पहले कुछ दिन हम सिर्फ गुरु और शिष्य की तरह मिले, लेकिन एक दिन क्लास के बाद जब सब जा चुके थे, मैं अपनी पेंटिंग को ठीक कर रही थी। मेरा ध्यान नहीं था कि विराज मेरे पीछे खड़े हैं। इस तस्वीर में बहुत उदासी है सुमेधा जी। उनकी आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैं पलटी। वो मेरी पेंटिंग को गौर से देख रहे थे। मैंने एक डूबता हुआ सूरज और एक अकेली नाव बनाई थी। मैंने हकलाते हुए कहा, नहीं सर, बस ऐसे ही बना दिया। उन्होंने मेरी आंखों में देखा। वो नज़र वैसी नहीं थी जैसे आलोक देखते थे, यानी आर पार। न ही वैसी जैसे सड़क चलते लोग देखते थे। उनकी नज़र में एक पहचान थी। उन्होंने धीमे से कहा, कलाकार कैनवस पर झूठ नहीं बोल सकता। जो दिल में होता है वो रंगों में उतर ही जाता है। उस दिन मैं घर लौटी तो मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। सालों बाद किसी ने मेरे मन को पढ़ने की कोशिश की थी, रंगों के बहाने। अब आर्ट क्लास मेरे लिए सिर्फ पेंटिंग नहीं रही थी, वो मेरे दिन का वो हिस्सा बन गई थी जिसके लिए मैं बाकी 23 घंटे इंतजार करती थी। विराज और मेरे बीच बातें बढ़ने लगी। शुरुआत पेंटिंग से हुई, फिर मौसम पर, फिर किताबों पर और फिर धीरे धीरे जिंदगी पर। मुझे पता चला कि विराज तलाकशुदा हैं। उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर विदेश चली गई थी, क्योंकि विराज एक साधारण आर्ट टीचर थे और उन्हें एक हाई प्रोफाइल लाइफ चाहिए थी। विराज अकेले रहते थे। उनका अकेलापन और मेरा अकेलापन दोनों एक ही भाषा बोलते थे। एक दिन बारिश हो रही थी। क्लास में कोई नहीं आया था सिवाय मेरे। मैं भी भीगते हुए पहुंची थी। विराज ने मुझे तौलिया दिया और कॉफ़ी बनाने चले गए। उस दिन उस बड़े से हॉल में सिर्फ हम 2 थे और बाहर बरसता पानी। कॉफ़ी का मग थमाते हुए उन्होंने पूछा, आपकी आंखों में हमेशा एक सवाल रहता है सुमेधा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वो क्या है? मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। वो बांध जो बरसों से मैंने बना रखा था वो टूट गया। मैंने उन्हें सब बता दिया। आलोक का रूखापन, मेरा खालीपन, रातों की वो तड़प, सब कुछ। मैं रो रही थी और विराज चुपचाप सुन रहे थे। उन्होंने मुझे चुप कराने की कोशिश नहीं की, बस मेरे पास बैठे रहे। जब मैं शांत हुई तो उन्होंने अपनी जेब से रुमाल निकालकर मेरे हाथ में दिया। सुमेधा, कुछ लोग हीरे की परख नहीं कर पाते। इसका मतलब ये नहीं कि हीरा पत्थर बन जाता है। तुम कीमती हो, बहुत कीमती।
उनके उन शब्दों ने मेरे अंदर के सूखे रेगिस्तान में पहली बारिश की तरह काम किया। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, एक इंसान हूँ। हदें और एहसास। हमारा रिश्ता अब क्लासरूम की दीवारों से बाहर निकल चुका था। हम अक्सर क्लास के बाद पास के पार्क में बैठने लगे। हम घंटों बातें करते, कभी कभी चुप भी रहते। उस चुप्पी में भी इतना सुकून था जो मुझे आलोक के साथ भरे पूरे घर में कभी नहीं मिला। विराज ने मुझे कभी गलत तरीके से नहीं छुआ। उनका सम्मान ही वो चीज थी जिसने मुझे उनकी ओर खींचा था। लेकिन मेरे अंदर एक औरत जाग रही थी, एक ऐसी औरत जो चाहती थी कि उसे सराहा जाए, छुआ जाए, महसूस किया जाए। एक शाम हम पार्क में बैठे थे, सूरज ढल रहा था। विराज ने अचानक कहा, तुम्हें पता है सुमेधा, जब तुम हंसती हो तो तुम्हारी आंखों के कोने थोड़े सिकुड़ जाते हैं, वो बहुत खूबसूरत लगता है। मैं शर्मा गई, मैंने नजरें झुका ली। विराज, ये सब मत कहिए, मैं कमजोर पड़ जाती हूँ, मैंने धीरे से कहा। विराज ने अपना हाथ मेरे हाथ के करीब रखा, छुआ नहीं, बस करीब। उस गर्मी को मैं महसूस कर सकती थी। कमजोर होना गलत नहीं है सुमेधा, हम इंसान हैं, हमें भी हक है खुश होने का, किसी के होने का। उस रात जब मैं घर लौटी और आलोक के बगल में लेटी तो मुझे अपने जिस्म से घिन आने लगी। मुझे लगा मैं धोखा दे रही हूँ, लेकिन किसे? उसे जो मुझे देखता ही नहीं, या खुद को? मेरा मन और शरीर अब विराज की तरफ खिंच रहा था। मैं रातों को विराज के ख्यालों में खोई रहती। क्या ये पाप था? अगर प्यार मांगना पाप है तो मैं पापी थी। तूफान की रात, दिवाली आने वाली थी। घर में साफ सफाई और मेहमानों का तांता लगा हुआ था। आलोक अपने बिजनेस पार्टियों में व्यस्त थे। मेरी विराज से मिले हुए 1 हफ्ता हो गया था। मेरी बेचैनी बढ़ रही थी। मैंने बहाना बनाया कि मुझे बाजार से कुछ सजावट का सामान लाना है और मैं सीधे विराज के स्टूडियो घर पहुंच गई। शाम के 7 बज रहे थे। विराज ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर हैरान रह गए। सुमेधा, तुम यहाँ, सब ठीक तो है? मैं कुछ नहीं बोली, बस अंदर आई और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं कांप रही थी। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी विराज, मुझसे अब और नहीं रहा जाता, मैंने रुंधे गले से कहा। विराज ने मुझे पानी पिलाया और सोफे पर बिठाया। सुमेधा, तुम जानती हो कि हम किस रास्ते पर हैं। ये रास्ता कांटों से भरा है, विराज ने संजीदगी से कहा। मुझे नहीं परवाह रास्तों की, मुझे बस वो मंजिल चाहिए जहां मुझे मैं होने का हक हो। मैं उठ खड़ी हो गई और उनके करीब गई। उस पल सारी मर्यादाएं, सारे सामाजिक बंधन धुंधले पड़ गए। मैंने विराज के सीने पर अपना सिर रख दिया। उनकी धड़कनें तेज थीं। उन्होंने धीरे से अपने हाथ मेरी कमर पर रखे। वो स्पर्श बिजली जैसा था। उसमें वासना की भूख नहीं, बल्कि बरसों की प्यास थी। उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और मेरी आंखों में देखा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता सुमेधा, लेकिन तुम्हें पाकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद भी नहीं करना चाहता। मेरी जिंदगी आबाद हो जाएगी विराज, मैंने फुसफुसाया। उस रात हमने कोई हद पार नहीं की, लेकिन रूहों का मिलन हो चुका था। हमने एक दूसरे को गले लगाया, एक ऐसा आलिंगन जिसमें 2 टूटे हुए लोग जुड़कर पूरा होने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने मेरे माथे को चूमा, एक पवित्र मोहर की तरह। उस पल में, उस स्टूडियो की मध्यम रोशनी में, मैंने जाना कि प्रेम क्या होता है। फैसला। लेकिन हकीकत सपनों से ज्यादा क्रूर होती है। घर लौटते वक्त मेरी पड़ोसन मिसेस वर्मा मिल गईं। उन्होंने मुझे अजीब नजरों से देखा। बड़ी देर हो गई सुमेधा जी, आलोक जी पूछ रहे थे। मेरा दिल बैठ गया। घर पहुंची तो आलोक सोफे पर बैठे थे, चेहरे पर गुस्सा था। कहाँ थी? फोन क्यों नहीं उठाया? बाजार में थी, फोन साइलेंट पर था, मैंने झूठ बोला। तुम्हें पता है आज मेरे बॉस डिनर पर आने वाले थे, तुम्हारी लापरवाही से मेरा कितना नुकसान हो सकता है, वो चिल्लाए। वो उस रात बहुत लड़े, लेकिन मुझे उनके चिल्लाने का बुरा नहीं लग रहा था। मुझे डर इस बात का था कि अगर उन्हें विराज के बारे में पता चला तो वो विराज का जीना हराम कर देंगे। आलोक रसूखदार थे, विराज एक मामूली टीचर। मेरा प्यार विराज के लिए मुसीबत बन सकता था। अगले 2 दिन मैं बहुत सोचती रही। क्या मैं अपना घर छोड़ दूं? क्या समाज एक ऐसी औरत को जीने देगा जो पति को छोड़कर प्रेमी के पास गई? और सबसे बड़ी बात, क्या मैं विराज के ऊपर अपनी बदनामी का बोझ डाल सकती हूँ? मैं फिर विराज से मिलने गई, इस बार आखिरी बार। विराज स्टूडियो में पेंटिंग कर रहे थे। मुझे देखकर वो मुस्कुराए, लेकिन मेरा चेहरा देखकर उनकी मुस्कान फीकी पड़ गई। वो समझ गए। फैसला कर लिया? उन्होंने धीरे से पूछा। मैं रो पड़ी। मैं उनके पैरों के पास जमीन पर बैठ गई। विराज, मैं कायर हूं, मैं दुनिया से लड़ नहीं सकती, मैं आपको अपनी बदनामी का हिस्सा नहीं बना सकती। आलोक, वो आपको बर्बाद कर देंगे। विराज भी मेरे पास जमीन पर बैठ गए। उन्होंने मेरे आंसू पोंछे।
सुमेधा, प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, कभी कभी किसी को आज़ाद करना भी प्यार होता है। तुमने मुझे महसूस कराया कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, मेरे लिए इतना काफ़ी है। हम दोनों बहुत देर तक रोते रहे। वो विदाई किसी मौत से कम नहीं थी। जाते वक्त विराज ने मुझे मेरी वो पहली पेंटिंग दी, डूबता हुआ सूरज और अकेली नाव। नाव अकेली जरूर है सुमेधा, लेकिन वो डूब नहीं रही, वो तैर रही है। तुम भी तैरती रहना, यादों के सहारे। आज उस बात को 2 साल हो गए हैं। मेरी जिंदगी बाहर से वैसी ही है, आलोक वैसे ही है, घर वैसा ही है, लेकिन मैं बदल गई हूँ। अब मैं आलोक की उपेक्षा से आहत नहीं होता, क्योंकि मेरे दिल के एक कोने में एक ऐसी याद सुरक्षित है जो मुझे गर्माहट देती है। मैंने 8 क्लास छोड़ दी, विराज शहर छोड़कर चले गए। सुना है उन्होंने पहाड़ों में अपना स्टूडियो खोल लिया है। कभी कभी जब बहुत अकेली होती हूँ तो वो पेंटिंग निकालती हूँ और उसे देखती हूँ और महसूस करती हूँ